तो मैंने बोला कि हम दवाई लेने जा रहे कि सत्या, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी में बैठ जाओ। तो उन्होंने सत्या की तरफ नहीं मोड़ी गाड़ी, और अपने घर की तरफ मुरड़ा पुल के लिए मोड़ी, और उसने भाई को हाँ एक होटल में उठा दिया था और मुझे बोला कि ऊपर कमरे में जाओ बस। तो मैंने बहुत बार बोला था उसने, तो मैं चली गई। मैंने दरवाज़ा खोला, मतलब कुंडी वगैरह, तो उसने बोला कि अंदर आ जाओ, पर थोड़ी देर तक बाहर थी। उसके बाद उन्होंने अंदर बुलाया और मतलब दरवाज़ा बंद करा और जी मैं खुद बहुत अधिक नहीं बोल पाऊंगा इस मामले में, क्योंकि जो मैं कहानी सुन रहा हूं अभी, वो यकीनन किसी के भी पैरों के तले जमीन निकाल देगा। बिटिया एक मेरे बगल में बैठी हुई है स्कूल यूनिफॉर्म में, बहुत सुबह हो रही है अभी और ये स्कूल की तैयारी कर रही थी जब हम इनसे मिले। मिलना क्यों ज़रूरी हो गया था उस पर भी बात करेंगे, और बगल में इनकी माँ भी हमारे साथ बैठी है। दोनों के नाम अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको बता दूं मामला बहुत संगीन है। एक बिटिया जो हाल देहरादून में रहती है, लेकिन गांव गई थी वो अपनी गर्मियों की छुट्टियों में। किस तरह से, अच्छा वो रिश्ते में क्या लगता है आपका? बुढ़दादा जी। दादाजी। बुढ़दादा जी। आंखों में आंसू लिए, आज भी उसको शायद वो घटना किस तरह से याद आ रही होगी। 15 साल की बच्ची है ये, कक्षा 10वीं में पढ़ती है, इस साल बोर्ड भी है उसका। और इस तरह से हरकत होना यकीनन शर्मसार कर देता है। देवभूमि में कलंक है ये घटना। और किस तरह से ये व्यक्ति हमारे पूरे प्रकरण में आया, तो कुछ दिन पहले एक वृद्ध का हमने हॉस्पिटल में इंटरव्यू किया था, उसके जरिए ही ये हमारे पास पहुंचे, क्योंकि ये वही व्यक्ति बताया जा रहा है। क्या नाम है जी इस आदमी का? विजयपाल कंडारी। मेरी संवेदनाएं हैं आपकी, और जितने भी दर्शक हमारे देख रहे होंगे उनकी भी संवेदनाएं हैं, थोड़ा जानने की भी कोशिश करेंगे। ये चलो पहले मैं बिटिया से पूछता हूँ, आप लोग भी सुनिएगा, यकीनन आपके सब कुछ हिल जाएगा मुझे लग रहा है। बेटा थोड़ा तफ्तीश में बताएंगे हुआ क्या था 23 जून 2022? तो जो उनको मतलब हम गए थे गर्मियों की छुट्टियों में, और उस दिन उन्होंने पापा साथ लड़ाई भी करी थी, तो पापा की चोट भी लगी थी। उसके बाद जब 23 जून 22 जून को मम्मी की तबीयत ख़राब हो रखी थी, और मतलब हम भाई और मैं, मतलब छोटा भाई और मैं दवाई लेने जा रहे थे, तो 23 तो अगले दिन मतलब मम्मी और मैंने बोला, मैंने अपने भाई को बोला कि दवाई लेने चल रहे बोल। तो उसने बोला कि चलते हैं। तो हम दवाई लेने जा रहे थे, तो सड़क के नीचे मतलब थोड़ी देर पे बैठ गए थे, तब तक मतलब ऊपर गांव से गाड़ी आ रही थी, और उसने बोला कि कहते कि कहाँ जा रहे हो, कि तो मैंने बोला कि हम दवाई लेने जा रहे कि सत्या, तो उन्होंने बोला कि गाड़ी में बैठ जाओ। तो उन्होंने सत्या की तरफ नहीं मोड़ी गाड़ी, और अपने घर की तरफ मुरड़ा पुल के लिए मोड़ी, और उसने भाई को हाँ एक होटल में उठा दिया था और मुझे बोला कि ऊपर कमरे में जाओ बस। तो मैंने बहुत बार बोला था उसने, तो मैं चली गई। मैंने दरवाज़ा खोला, मतलब कुंडी वगैरह, तो उसने बोला कि अंदर आ जाओ, पर थोड़ी देर तक बाहर थी। उसके बाद उन्होंने अंदर बुलाया और मतलब दरवाज़ा बंद करा, और अजीब अजीब से हरकत। एक बच्ची के दिमाग पर क्या असर पड़ रहा होगा? वो 10वीं की छात्रा है, और ऐसे कलयुगी दानव अगर सच में इर्द गिर्द हमारे मंडरा रहे हैं, तो यकीनन ये हमारे लिए एक दुस्वप्न जैसा है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे 23 जून की घटना और हम ये अभी फरवरी में बात कर रहे हैं, इसके पीछे भी बहुत राज है। कहां कहां नहीं घूमे हैं ये, कहां कहां नहीं गए हैं, तमाम चीजें इन्होंने की हैं, और आज ये फिलहाल अब मीडिया के सामने है। बहुत आसान नहीं है एक बिटिया के लिए, एक माँ के लिए। इनके पिता से भी आपकी बात कराएंगे थोड़ी देर में, पर समझने की कोशिश कीजिएगा। बच्ची ने ये प्रकरण हुआ, इन्होंने आपको कब बताया इस बारे में?
इस लड़की को उसने बहुत धमकी दे रखी थी कि अपनी मम्मी पापा को बताएंगी तो मार देंगे उनको। चलिए मैं इनसे पूछ लेता हूँ, क्या क्या धमकी क्या दी थी इसने? कि अगर मम्मी पापा को बताऊंगा तो कि मैं मम्मी को मार दूंगा, पापा को, और साथ में भाई भी था होटल में बैठा हुआ, कहीं उससे हो जाए और कहीं उससे कुछ कर दे तो ये प्रक्रिया चलती रही और ये लगातार 2 महीने रोती रही है जी। कब आपको कैसे लगा कि कुछ गड़बड़ है इसके साथ? ये लड़की रोती रही, हम्म, फिर पूछा क्या हुआ, तो इसने बोला ऐसे ऐसे मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ। फिर मैं ऐसे दवाई लेने जा रखी थी और मेरे को उन्होंने गाड़ी में बिठा के दोनों भाइयों को नीचे अपने उसमें ले गए घर में, और वहाँ भाई को होटल में बिठा दिया और लड़की को अपने कमरे में ले गया घर में। ये व्यक्ति जो है, क्या नाम बताया आपने? विजयपाल कंडारी। विजयपाल कंडारी। विजयपाल कंडारी की उम्र कितनी होगी? 35-40 35-40 के हिसाब से। मुझे शर्म आती है सच में, जो ये बता रहे हैं इस तरह से तथ्य हुआ है तो बहुत ही घृणित और वाकई दुस्वप्न है ये किसी की जिंदगी में। और इस पर अब पुलिस एक्शन किस तरह से ले रही है उस पर भी बात करेंगे, लेकिन समझने की बात है जून से फिर जुलाई हुआ, जुलाई से अगस्त, जुलाई में बताया नहीं, अगस्त में, जुलाई में फिर इसके पापा को सितंबर में पता लगा। हाँ जी, आपसे बात करेंगे अभी। तो ये देखिए जुलाई में, जून जुलाई में इसने माँ को बताया, अगस्त सितंबर, तो फिर आप गाँव गए थे। हाँ जी, प्रधान जी गांव में भी बताया, प्रधान जी को सबसे पहले प्रधान जी से बात करी कि ऐसी ऐसी बात है इसके पापा ने, तो उन्होंने कहा कि सबको और सब लोगों को बताया। फिर गए 2 बार गांव गए तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी, फिर सब ने कहा कि इनको वापस ले जाओ, इनको पहले दवाई कराओ, फिर उसके बाद वो करेंगे। अच्छा, तो फिर ये सारा मामला हुआ, फिर आप पुलिस में कब गए? पुलिस को भी सूचना दी थी, लेकिन उन्होंने चौकी में जो प्रभारी है वीरेंद्र थे ना वहाँ पे, चौकी के इंचार्ज, जो कौन सी चौकी? पुलिस चौकी सत्यों। अच्छा। तो उन्होंने मना कर दिया, इसमें कुछ नहीं होगा, कि उन्होंने मतलब ये चीज़ को वो नहीं लिया। कि ये कब की घटना होगी जब आपने सूचित किया? ये सितंबर की घटना है। अच्छा, सितंबर में जब आपने अपने पति को बताया, जब इन्होंने पिता को बताया, हाँ जी, तब जाके आप लोग चौकी गए थे? जी जी। अच्छा, तो उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया? उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, हाँ। तो ये सत्यों चौकी पर एक बड़ा आरोप भी है, अगर इस तरह से इन्होंने बताया और उस पर अगर कार्रवाई नहीं हुई त्वरित, क्या एक 15 साल की बिटिया को न्याय के लिए घूमना अब शुरू होना था? एक बड़ा सवाल है। अंकिता प्रकरण हो, केदार भंडारी प्रकरण हो, पिंकी प्रकरण हो, तमाम प्रकरण हम देख रहे हैं और आज तक हम सुध नहीं ले पा रहे। मतलब जुलाई से मान के चलो बच्ची 23 जून को ये हुआ, वो झेलती रही होगी। बेटा उन दिनों कैसी भावनाएं, छुट्टियां तो फिर बर्बाद हो गई होंगी। आपको कभी गुस्सा नहीं आया कि ऐसा कुछ हो गया मेरे साथ? अच्छा, समझ में आया वैसे हुआ क्या? मैं बहुत असमंजस में हूँ। अच्छा, फिर अब जब आपने एफआईआर, इसमें एक और चीज बड़ी हो रखी है, इसमें कुछ 23 जनवरी को एफआईआर दर्ज हुई है इस प्रकरण में, और ये मेरे पास उसकी एक कॉपी है। अच्छा, ये, हाँ ये वही है। तो ये देखिएगा, एक कॉपी एफआईआर की मेरे पास इसमें है, और ये लिखी गई है 23/1/2023 को। 23/1/2000 मतलब सितंबर से अगर इन्होंने पहली बार सूचना दी थी तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर भी 5 महीने लग गए यहां तक पहुंचते। फिर भी हमें घुमाया जा रहा था इधर उधर, हर जगह चले गए। बाल कल्याण में भी, महिला आयोग में भी, ऊपर जिलाधिकारी वहाँ भी गए, लेकिन हमें कहीं से कुछ वो नहीं मिला। मतलब देखिए, आदमी परेशान हो गया, मतलब कहाँ नहीं ये गए होंगे इस पर्टिकुलर केस के लिए, लेकिन इनको कोई वो नहीं मिला। अब यहाँ पर एक देखिएगा, इसमें कुछ धाराएं लिखी हुई हैं, 376, 506, और मुझे इसमें लेकिन पॉक्सो नहीं दिख रहा है। क्या बच्ची के साथ ये जो अपराध हुआ ये पॉक्सो के अंतर्गत नहीं आता? और दूसरी बात यह है कि इसमें अभी तक गिरफ्तारी भी नहीं हुई,
चलिए, मैं समझता हूँ ये तमाम चीज़ें जो लेट हुई हैं। हाँ, ये मैं देख रहा हूँ, ये तीन धाराएं लगी हैं इसमें, 4(2) के अंतर्गत और फिर 6 के अंतर्गत, फिर 376, 3 और 506। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर ये सितंबर में शायद, यानी कि ये समझ लीजिए आप, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी ना हो, तो इतने महीनों से एक व्यक्ति ऐसा जिसको समाज में नहीं घूमना चाहिए, और जो मैं अब आप बात इनसे पूछूंगा आप वो सुनिएगा। आपने बताया था कि इन पर ऐसे पहले भी मामले हैं? इनका ये पहला केस नहीं है, पहले भी इन्होंने ऐसी कई 2-3 केस कई और गांव में भी कई कर रखे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की, क्योंकि ये धमकी देता है, सबको डराता है, धमकी देता है, इसलिए किसी की हिम्मत नहीं होती बोलने की। और इसने पहले भी 2-3 केस ऐसे करे, उनको भी धमकी के बल पे फिर गांव वालों को धमकी दी कि समझौता करवाओ। अभी भी ये ऐसे कर रहा है। वहाँ से पुलिस भी हमें फ़ोन कर रही है कि समझौते के लिए कि आ जाओ। इनके भाई की एक कॉल भी है, वो भी आप कुछ सुनवाएंगे, और इनके घर के भी वो फोटो वीडियोस आपको दिखाएंगे जहाँ ये बच्ची को लेकर गए थे। पर अच्छा, फिर जो इनकी शादी हो रखी है? शादी भी इसी समझौते में हुई थी, क्योंकि लड़की के साथ उसने ऐसी दुष्कर्म किया था, फिर लड़की के घर वालों ने ऐसी वो करा होगा, तब शादी हुई थी। कब की बात है ये तो कितने साल हुए होंगे, ये जब इसकी शादी हुई, शादी भी इन्हीं हालातों में हुई इसकी। जो आरोप है वो वाकई बहुत चिंतनीय है, और बच्ची को स्कूल भी जाना है, हमारे पास समय भी कम है, लेकिन अभी के लिए सूचनार्थ ये था कि इस पर कार्रवाई जल्दी से जल्दी होना चाहिए। ये एक बहुत छोटा मामला नहीं है, और ना ही हम यहाँ पर रुकेंगे इसको लेकर, हम तमाम चीज़ों पर कार्रवाई भी करेंगे। आप दोनों कुछ और कहना चाहते हैं? मैं थोड़ा पिता से भी बात करना चाहता हूँ, और आपसे, क्योंकि एक पिता भी बहुत झेलता है साहब। आप यकीन मानिएगा, इनके पिता ई रिक्शा चलाते हैं यहाँ, और किस तरह से अपने घर परिवार का जिम्मा उठा रखा है, और किस तरह से अपनी बच्ची को पढ़ाने का सोचा होगा उन्होंने, और उसके बाद ये सब तो धिक्कार है। चलिए आप लोग उठिएगा, चलिए मिलते हैं इनके पिताजी से। तो पिता हमारे साथ हैं, नाम फिर से नहीं हम यहाँ पर निकालेंगे इनका, लेकिन भाई साहब क्या कुछ हुआ अब तक मामले में? मैंने पुलिस चौकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कर रखी है लड़की की, न कि मैंने जमीन जायदाद की रिकॉर्डिंग वो कर रखी वहाँ दर्ज। सबसे पहली बात यह है, मेरी लड़की का मेडिकल हो गया, उसकी रिपोर्ट तक नहीं आई, मेरी लड़की का बयान हो गया, अभी तक हमारे कोई आश्वासन नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। कल मेरी मिसिस डीजीपी ऑफिस गई, वो बोल रहा है कि जमीन का मामला है। तो पुलिस क्या कर रही है? पुलिस क्या चाहती है मेरे से? हमारा कोई, मेरी मिसिस को फोन करके बोल रहे कि साहब से मिलो, कल साहब बुला रहा है, कल फोन आ रहा है कि लड़की का फिर मेडिकल होगा, लड़की को लाओ और आप भी आओ सब। तो क्या एक बच्ची जो इतने समय से मतलब बिल्कुल परेशान है पिछले 6 महीने से, उसको बार बार कुरेदा जा रहा है उन्हीं सब चीज़ों को, और इसी शायद चीज़ को लेकर अब ये लोग इतना वो हो गए कि इनको मीडिया में आना पड़ा। मैं तो बहुत आज बोल नहीं पा रहा हूँ, यकीनन मैं अंदर से। लड़की का मेडिकल हो गया तो वो रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? जब बयान हो गए, उस क्यों कार्रवाई क्यों नहीं हो रही उसके विजयपाल कंडारी के साथ? एफआईआर दर्ज हो रखी है, जमीन का मामला नहीं है, मेरी लड़की का मामला है, लिखा हुआ है वहाँ पे। पुलिस बोल रही है कि डीजीपी साहब बोल रहे खुद कि जमीन का मामला है, और मेरे बच्चे गए थे डीजीपी साहब के पास, अब वहाँ से उनको बता रहे कि ये जमीन का मामला है। मैंने वहाँ जमीन का मामला लिखा रखा है 23 तारीख को। आपने सुना समझा ये कैसा हो रहा है, ये क्या कुछ हो रहा है इसमें? वही नहीं, अगर नहीं कर सकते तो मत करो, पर इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, और तमाम हम पुलिस को भी प्रार्थना ही कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं उत्तराखंड में, यकीनन बहुत अच्छी चीज़ें पहल नहीं हो रही हैं उत्तराखंड पुलिस के द्वारा भी। चाहे वो अंकिता प्रकरण में हमने देखा, पिंकी के मामले में देखा, तमाम केदार भंडारी के मामले में आजकल सुनने में आ रहा था कि वो केस को दबाने की भी बात की जा रही है। ये बिटिया, आज मैं स्कूल लेके जा रहा हूँ, बच्ची को स्कूल लेके जा रहा हूँ, और आज मैं रो रहा हूँ। एक आदमी को गिरफ्तार नहीं कर सकते, पुलिस
विजयपाल कंडारी को गिरफ्तार नहीं कर रही है, हमको कोई सूचना कुछ भी नहीं, हमारी मदद नहीं कर रही, कुछ पुलिस भी हमारी मदद कुछ नहीं कर रही, हमारी पुलिस परेशान हमको कर धमका रही रही है। है। पुलिस हमें परेशान कर रही है कि आ जाओ, कभी समझौते के लिए, कभी कह रहे लड़की को मत लाओ, कभी कह रहे लड़की को लाओ, हमें परेशान किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। चलिए, जो भी है, जो भी मामला ये होना है, इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और उचित कार्रवाई होनी चाहिए। इस बात को हम भी मुखर रहेंगे और आप लोग भी समझिएगा इस प्रकरण को और कमेंट में राय दीजिएगा कि उत्तराखंड बढ़ किस दिशा में रहा है और क्यों ऐसी कानून जो व्यवस्था है ये इतनी स्लो क्यों हो रही है कि आज एक बिटिया जो कि 10वीं में पढ़ती है उसको दर दर भटकना पड़ रहा है अपने ऊपर किए गए दुष्कर्म के ऊपर। बहुत चिंतनीय है। आरोपी घर में नहीं है, पुलिस वाले बोल रहे हैं वो तो लापता है, पुलिस जाती है और बोल रहे कि वो तो है नहीं यहाँ पे। फिर हमें बोल रहे कि तुम आ जाओ इधर। हमने पूछा जब कि आरोपी कहाँ है, तो आरोपी फरार है कि, तो हमें मैं समझ रहा हूँ। चलिए, क्या कुछ होता है इस केस में, इस प्रकरण पर बने रहेंगे जरूर। अनामिका, ये नाम मैं अभी दूंगा बच्ची को, जिसका नाम मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन हम साथ रहेंगे अनामिका के। जुड़े रहिएगा आप लोग भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।